बोलो जुमा केसरी। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। किर्गिस्तान में मिस्र की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद विवाद शुरू। किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से सीएम साय ने की फोन पर बात। सीएम ने छात्रों को सहायता का दिया आश्वासन। रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पुनर्वास नीति का ऐलान। नक्सलवाद को कम करने का प्रयास जारी। कहा, कोशिश करने वालों की नहीं होती हार। कवर्धा में मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। निर्वाचन अधिकारी ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। रायपुर में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। साइबर यूनिट की टीम ने की कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध मादक पदार्थ जब्त। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। किर्गिस्तान में मिस्र की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद विवाद शुरू हो गया, जिसको लेकर स्थानीय छात्र हिंसक हो गए और वो भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश के छात्रों के साथ हिंसा कर रहे हैं, जिसके चलते वहां तनाव के हालात हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की है। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है और भारत सरकार किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं बच्चों ने बताया कि उन्हें हॉस्टल से निकलने की अनुमति नहीं है। उन्हें भोजन पानी वहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने वापसी के लिए टिकटें बुक करा ली हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो वो सभी छत्तीसगढ़ सरकार से अवश्य संपर्क करें। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि ये निर्णय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी ताकत से ऐसे षड्यंत्रकारियों से लड़कर पिछड़े वर्ग के हकों को सुनिश्चित करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूटकर पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया। जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, एक तरफ जहां ये आरक्षण संविधान के विपरीत है, वहीं पिछड़े वर्ग के हितों को डाका डालकर ये आरक्षण देने का प्रयास हुआ है। लगातार पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल करते रहे हैं और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से यह बात स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं और पिछड़े वर्ग के हितों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने का काम ये करते हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल के गाल पर करारा तमाचा है। किसी भी को पिछड़ा वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। पूरी ताकत से विरोध होगा और जब भी पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा पूरी ताकत से उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को कम करने के लिए लगातार काम जारी है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति का ऐलान किया, जिसे लेकर उन्होंने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अभी भी अच्छी है, पर उसमें वो कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कोशिश है और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं। तो यदि सुझाव आते हैं, सुझाव भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसे किस तरीके से उसमें काम होगा? क्या उसके लिए कुछ पैनल तैयार किए गए हैं? निस्संदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। अभी 2 महीना तो लगना है कम से कम, तो शुरू। देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाए, मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाए, मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए, मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम हैं। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है, जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर रही है। भैया, अब तक बड़ी सफलता मिली है नक्सल अभी देखिए, संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी सरकारें भाजपा की सरकारें होती हैं। संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए और किसके कार्यकाल में हुए, निकाल कर देखा जा सकता है। और अगर संविधान के संशोधन का मसला है तो हमारे हृदय में सिर्फ यूसीसी ही है और बहुत स्पष्ट है, हमने बता दिया है, उसमें कोई संशय नहीं है किसी को। अब जो बातें हैं, संविधान का संशोधन, आरक्षण खत्म करना, मतलब निराधार बातें हैं, जनता समझती है इन विषयों को। ये लगातार पोस्टर के माध्यम से बीजेपी हावी हो रही है इंडी गठबंधन पर। आज भी पोस्टर जारी हुआ है, उसमें सूर्योदय योजना को लेकर किया है, भूपेश बघेल को घेर रहे हैं लगातार। आप लोग इसका क्या होगा? नहीं, बताइए, ये इंडी गठबंधन कैसा है जिस पर पोस्टर हावी हो जाता है? मनोबल में कमी होगी उनकी, इसलिए कोई पोस्टर हावी होता होगा। भैया, ये जनता तक विषय ले जाने के अपने अपने तरीके हैं और जिन तरीकों का उन्होंने पहले अभ्यास किया हुआ है उस पर तो उनको पहले चिंता करनी चाहिए। कहा मोदी जी को कहा कि नीच राजनीति करने वाले, मोदी जी को कहा कि सर फोड़ देंगे इनका, तो ऐसे थोड़ी बात होती है। अधिक उनकी गड़बड़ियां हैं ना, तो अधिक गड़बड़ियां हैं तो अधिक तस्वीरें हैं। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नोटिस दिया है। धर्म की राजनीति का विषय आपको लेकर है और कांग्रेस को लेकर है कि संविधान बदलने की बात करें। कैसे देखते हैं, क्या वाकई धर्म की राजनीति हो रही है? कोई मुझे एक बार बता दे कि कैसे हो रही है, एक बार समझा देगी कैसे हो रही है। भगवान राम का मंदिर देश में बना है, न बोला जाए उसको? कोई प्रदेश अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देता है, न बोला जाए उसको? ऐसे कैसे संभव होगा? छत्तीसगढ़ में कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ वापसी के लिए। सीएम साहब ने भी फोन में बात की है, क्या कुछ पहल की जा रही है? सर, मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इस तरह का हेल्पलाइन नंबर स्पेसिफिकली नहीं दिया, परंतु छत्तीसगढ़, रायपुर के रहने वाले, अंबिकापुर के रहने वाले, हमारे कवर्धा के रहने वाले, ऐसे सारे छात्रों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई है। सबके पास मेरा और हमारे लोगों का नंबर है, वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे उनकी चिंता की, उनका ही मार्गदर्शन सब कुछ है, जिसके आधार पर
सबसे बात की गई है। अलग से नंबर जारी नहीं किया, लेकिन 10 नंबर उनको देकर रखे कि भैया कोई बात हो तो उसमें फोन करें। छत्तीसगढ़ में आप लोग नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसको रोकने की बात करें। पड़ोसी राज्य उड़ीसा बड़े पैमाने पर सूखे नशे की खेती होती है, सरकार का दावा करते हैं सरकार आपकी बन रही है, तो क्या उस पर रोक लगेगी? क्योंकि ये जड़ हमारा छत्तीसगढ़ है, ट्रांसपोर्ट का। भाजपा की सरकार वहां बन तो जाए भैया, बन रही है। हाँ बन तो जाए। जैसे ही सरकार बनेगी तगड़ी कार्यवाही होगी भैया। उनकी संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं, उस पर बोलना ये नहीं है। मसला ये है कि अब जनता समझती है। 50-60 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के हाथ में ताकत नहीं था, तो कुछ भी करते थे। अभी आपको एक एक कदम पर आपको हिसाब देना है जनता को। भैया, ये अब तक नक्सलवाद पे बड़ी सफलता मिली है, लेकिन साथ साथ 17 नवीन मामलों समेत 26 मामले ऐसे हैं जिसको एनआईए को सौंपा है। एनआईए को तो बहुत से मामले हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में यहाँ से सौंपे हैं, और एनआईए एक राष्ट्रीय एजेंसी जो इन विषयों पर काम करती है, तो और आवश्यकता होगी तो और दिए जाएंगे, और मेहनत से काम किया जाएगा, परंतु लक्ष्य बांधकर कोशिश की जाएगी कि आने वाले 3 सालों में कम से कम इस विषय से बस्तर को, छत्तीसगढ़ को निजात मिले, इस विषय से मुक्ति मिले छत्तीसगढ़ को। क्या आप माने कि नक्सलियों से अब जो लड़ाई है वो निर्णायक तौर पे? मुझे तो हर क्षण यही लगता है, मैं पूरी कोशिश भी यही होती। और लड़ाई कोई निर्णायक लड़ाई, बंदूक की लड़ाई नहीं है भाई। मसला ये है कि उनका पुनर्वास हो, मसला ये है कि वो मुख्य धारा में जुड़े, मसला ये है कि माओवाद ने दुनिया को कुछ नहीं दिया आज तक। चीन में माओवाद की सरकार है, क्या पा गए? 1998 थियानमन चौक, संघाई, हमको ध्यान है, छात्रों ने आंदोलन किया था तो अपने ही देश के छात्रों को टैंक से उड़ा दिया था उन लोगों ने। वैसी सरकारें चाहिए क्या यहाँ पर? वहां फिर कोई मीडिया नहीं होगी। चीन में कोई मीडिया नहीं होती है भैया, कोई पत्रकारिता नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, मतलब न स्वतंत्रता है वहां बंदूक की बात होती है। ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? क्यों यहाँ भारत के लोकतंत्र में ऐसा करना चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, बाकी सब मजबूरी पे है। बहुत अच्छी स्पष्ट जानकारी है उसकी, और इसलिए पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मालवाहक गाड़ियां उसमें सवारी भर के जा रही है, आपके इलाके में 2 बड़ी घटनाएं हो गई, उसको रोकने के लिए सख्त कदम उनका नहीं दिख रहा है। आप निर्देश दे रहे हैं तो सही तरीके से पालन नहीं, पालन का नहीं है मसला। देखिए क्या होता है, गांव में गाड़ियां उपलब्ध हैं, इन गाड़ियों में लोग अपनी सुविधा, अपने किफायत के कारण उसका उपयोग भी आपसी बातचीत करके कर ले रहे हैं, और आप इतनी सख्ती करोगे तो फिर लोगों पर बहुत सख्ती हो जाएगी, ये भी मामला है। इसलिए ये जन जागरण का पहला विषय है, और फिटनेस, गाड़ियों के फिटनेस के लिए बात है, तो उस पर जरूर विभाग काम कर रहा है। सर, सरकार का नक्सल मोर्चे पे जो रणनीति है सरकार की, उसका आप बस्तर में किस तरह प्रभाव देंगे? सिलगेर बदल गया है। अभी एक समाचार वहां से एक पत्रकार साथी गए थे, मैं कल अचानक उनका न्यूज देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं वो न्यूज कोशिश करता हूं कि सबको एक बार फॉरवर्ड हो जाए। सिलगेर बदल गया है, पूरा बस्तर बदल रहा है। सर, ये जो नक्सली मुख्य धारा में वापस आए हैं, आपने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की है, वीडियो कॉल में, और उनके यहाँ लाल भाजी खाने की भी बात की, तो इसे कांग्रेस कह रही है कि ये शहीद जवानों का अपमान है। कैसे मतलब? कि आप नक्सलियों से बात कर रहे हैं, उनके घर जाने की बात कर रहे हैं, घर में वो सरेंडर किए हैं भाई, वो मुख्यधारा में वापस आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मने देखिए, फिर ये राजनीति गलत है ना, फिर ये राजनीति गलत। आप जिस नक्सली जिसने सरेंडर किया है, जो पुनर्वास के बाद आ चुके हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आप उनको कहेंगे तुम दूर हो जाओ, फिर से उनको उसी रास्ते पर भेजेंगे? ऐसे नहीं होता है भैया। मतलब मुझे ना समझाना पड़े, निवेदन आपसे है इस विषय पर, तो आप ही उनको समझा दें। सर, ये कांग्रेस सरकार में जो रायपुर का मास्टर प्लान लाया गया था, उसमें थोक में गड़बड़ियां निकली हैं। अब जांच समिति भी गठित कर दी गई, किस प्रकार की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब विभाग से एक बार और बात करना होगा। मैं सोचता हूं कि भाजपा की सरकार है, सारे प्रक्रियागत परेशानियों को भी, उच्छृंखलाओं को भी दूर किया जा रहा है, ये सब कुछ ठीक होगा। बस्तर, राजनांदगांव, गरियाबंद जैसे जिलों में नक्सली, पहले कवर्धा जिले में नक्सली नहीं आ सकते थे, वहाँ भी शिफ्ट हुए, तो ये मूवमेंट रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? दूसरे जगह नक्सली
पहले नहीं आते थे वाला मामला ही नहीं है। कवर्धा में बहुत पहले से मतलब 20 साल से तो हम जान रहे हैं। कवर्धा भाई मेरा जो जिला पंचायत पुराना क्षेत्र था, कवर्धा से 10 किलोमीटर पर, वहां पर मैं रात को नहीं जाता था, बता देते कि भाई नहीं जाना है यहाँ पे, केसदा झंडी बांधा, ऐसे सारे गाँव हैं। अभी भी वहां पर मूवमेंट होता है, उसका पता चलता है। अभी भी कुछ ये होता है, वारदातें नहीं होती, लेकिन कवर्धा में जनमानस तैयार बैठा है इन सारी बातों के प्रखर विरोध के लिए। खबर कोंडागांव से है, जहां कलेक्टर कुणाल दुधावत ने जिला अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को कुशलतापूर्वक समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण में इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मरीजों से भी बातचीत की और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने 11 फरवरी से निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का 6वां चरण प्रारंभ किया था और तब से परीक्षार्थी काम और पढ़ाई के बढ़ते बोझ के कारण परेशान हो गए थे। इसीलिए पूर्व सैनिकों ने पिकनिक का आयोजन किया ताकि वो अपने माइंड को एक रिलैक्स कर एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पुनः प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बता दें कि पिकनिक में परीक्षार्थियों के साथ पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक और उनके परिवार भी शामिल हुए। खबर कोंडागांव से है, जहां पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के साथ मिलकर परीक्षार्थियों ने पिकनिक का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने कई तरह के खेल, मनोरंजन भरे कार्य भी किए। वहीं बच्चे हंसते, गाते और नाचते दिखाई दिए। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान बच्चों का माइंड रिलैक्स करने के लिए उन्हें पिकनिक ले जाया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के बाद 4 जून को रायपुर के सेज बहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना होगी। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सभा कक्ष में मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर ने कर्मियों को मतगणना में बरते जाने वाली सावधानियों और हर पहलुओं के बारीकियों की जानकारी दी। वहीं कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने मतगणना कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि शॉर्ट प्रशिक्षण वीडियो और फ्लो चार्ट के माध्यम से मतगणना के प्रशिक्षण की बारीकियों को समझा जाए। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपनी कार्य कुशलता और बेहतर स्किल के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। एक तरफ मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे मतगणना के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में कृषि, मछली पालन और उद्यानिकी विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि खरीफ बीज भंडारण तेजी से किया जाए और खरीफ बीजों का वितरण भी किसानों को जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। तो वहीं मछली पालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाए और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कबीरधाम जिले में होने वाली मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रश्मि वर्मा ने किया। बता दें कि रश्मि वर्मा ने कवर्धा के कृषि उपज मंडी परिसर अंतर्गत मतगणना स्थल की तैयारियों का अवलोकन किया और तैयारियों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और तैनात सुरक्षा बल, मतगणना और डाक मतपत्रों की गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। खबर कवर्धा से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार आला अधिकारियों के निरीक्षण का दौर जारी है। इसी क्रम में निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तमाम सुविधाओं का निरीक्षण किया। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे, तैनात सुरक्षा बलों से उन्होंने बात की और तमाम जानकारियों साझा की।
राजधानी रायपुर में सूखे नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। ऐसे में टिकरापाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जिसमें 7.5 किलोग्राम गांजा के साथ अंतरराज्य आरोपी टूनू गागड़ी को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी 15 लाख रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ है। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस लगातार नशे के रोकथाम के लिए मुहिम चला रही है, तो वहीं अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। इसी दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को 15 लाख रुपए की कीमत के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह लगातार निजात अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत पुलिस प्रशासन सक्रियता बनाए रखते हुए विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर रहा है। ऐसे में तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकरणों में अवैध शराब का परिवहन करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। इन दोनों आरोपियों पर आबकारी एक्ट लगाया गया है और भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की गई है। रायपुर में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी देशी शराब का परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। नशे की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस निजात अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। सभी तरह की सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की धरपकड़ भी जारी है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो भारी मात्रा में अवैध देशी शराब का परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। राजधानी रायपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। मामला गुड़ियारी थाने का है, जहां पर प्रार्थी राज नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई और पिता में अक्सर अनबन हुआ करती थी। जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई ने पिता पर चाकू से वार किया है, जिसके बाद पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपका इंसानियत और रिश्तों दोनों पर से विश्वास उठा देगी। आपको बता दें कि रायपुर में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि बेटे और पिता के बीच में अक्सर अनबन होती थी, जिसके बाद एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि बेटे ने पिता की चाकू से मारकर हत्या कर दी है। खबर सेंधवा से है, जहां 11 वर्ष की नाबालिग मासूम से दरिंदों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बच्ची घर में अकेले थी। इस दौरान घटना को अंजाम दिया गया। मासूम बच्चे की मां किसी होटल में काम पर गई थी। वो जब काम से घर लौटी तो घर में बच्ची नहीं थी। इसकी सूचना महिला ने पुलिस को दी। मामले की सूचना पर पुलिस ने बच्ची को ढूंढ निकाला और मेडिकल जांच में दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की गई। वहीं इस घटना के बाद जन समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिससे देखते हुए शहर में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। वहीं एसपी ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर सेंधवा से है, जहां एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बच्ची की मां होटल में काम पर गई थी। जब वो घर लौटी तो बच्ची लापता थी, जिसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को ढूंढ निकाला और मेडिकल के दौरान दुष्कर्म होने की पुष्टि पुलिस की ओर से की गई। मामले की घटना जब समाज में गई तो लोगों में आक्रोश देखने को मिला है, जिसको लेकर पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया है। इस तारीख की रात को 11 बजे एक महिला पुलिस थाना सेंधवा सिटी पर मौजूद हुई थी और उन्होंने बताया था कि उसकी बिटिया जो कि 11 वर्ष की है और रात को 8 बजे जब वो एक होटल पर काम करने गई थी, वहाँ पर उसके साथ उसकी बिटिया भी मौजूद थी। लेकिन जब वो काम करने के बाद बाहर आई तो बिटिया नहीं मिली थी। लगातार 2-3 घंटे तक महिला ने अपने स्तर पर प्रयास किया। जब उसकी बिटिया नहीं मिली तो थाने पर आकर उसने रिपोर्ट किया था।
रिपोर्ट मिलने पर चूंकि नाबालिग से संबंधित प्रकरण था तो थाना पुलिस ने इसको पूर्ण गंभीरता से लिया और महिला को लेकर टीम शहर में रवाना हुई, जहां पर किला परिसर में बच्ची मिली। बच्ची को प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है, जिस पर बच्ची को कस्टडी में लेकर और उसका मेडिकल करवाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ कुकृत्य किया गया है, जिस पर थाना सेंधवा सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। टीम रवाना की गई, सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए। रात भर जो अज्ञात आरोपी था उसकी तलाश में टीमें रवाना रही। कुछ समय के पश्चात ही आरोपी वैज्ञानिक साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए उसकी पहचान की गई। आरोपी को कस्टडी में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।